बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाजरीन, आज 23 मार्च और पाकिस्तान डे, उसके साथ रमज़ान करीम का आगाज़ हो गया और मेरी टीम की जानिब से पूरे तमाम नाजरीन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ जो पाकिस्तान डे है, जो 23 मार्च 1940 की अगर हम बात करें तो 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और ये पेश की गई थी और यही मिंटो पार्क था, यही वो जगह थी जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। और इसको पेश किया था फजलुल हक साहब ने, जो बांग्लादेश के हमारे भाई थे, उन्होंने इसको पेश किया था और इसकी तशरीह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की थी। इसके बाद दो कौमी नज़रिया और उसके मुताबिक सारी बात हुई और फिर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। लेकिन 23 मार्च को हमेशा पाकिस्तान डे के अकॉर्डिंगली मनाया जाता है और हमेशा 23 मार्च की सेलिब्रेशन इसी अकॉर्डिंगली होती है। लेकिन कल हमने देखा कि 22 मार्च थी और एक डिसीजन जो यहाँ पे पेंडिंग था वो उसके ऊपर डिसाइड किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो इंतखाबात होने थे पंजाब के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे मुल्क बहरान का शिकार है और ये मुल्क का बहरान मुआशी बहरान है, जिसकी वजह सियासी बहरान है। और सियासी बहरान जब तक ख़त्म नहीं होगा, मुआशी बहरान कैसे ख़त्म हो सकता है इस मुल्क से, जिसका जिक्र आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्टेटमेंट में भी किया और उन्होंने ये कहा कि मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अफरा तफरी है और इस सियासी अफरा तफरी को सेटल करना चाहिए। सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया। हमने देखा देयर इज़ अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ इट, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने इन दी एंड डिसाइड किया कि इलेक्शंस हों, इस इलेक्शंस की तारीख दी जाए, पंजाब और KPK के इंतखाबात किए जाएँ। आज तक इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया गया KPK की जानिब से, बिकॉज आज तक कोई डेट अनाउंस नहीं की गई। पंजाब की तारीख अनाउंस कर दी गई थी 30 अप्रैल, तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ पे तमाम लोगों ने कागजात नामजदगी जमा भी करवा दिए एंड एवरीबॉडी वाज रेडी टू कंटेस्ट इन द इलेक्शंस। लेकिन जो तैयार नहीं थे, जिन्हें पता था, उनको वो बड़े कंफर्टेबल थे और उनको पता था कि क्या होगा इन फ्यूचर। वही हुआ, इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए और मुलतवी करने के बाद तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 अक्टूबर की, यानी इट इज़ 6 माह का, तकरीबन 6 माह की अरसे से ज़्यादा का गैप है जो 8 अक्टूबर की डेट दे दी गई है। और फिर से दोबारा एक सियासी बहरान जो चल रहा है इस मुल्क के अंदर, उसमें अब तवालत का शिकार होते नज़र आ रहे हैं हम कि किस तरह से ये चीज़ें सेटल होंगी। बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे, कोई एक सियासी पार्टी, जो पंजाब इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, एटलीस्ट यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, कोई एक पार्टी आ जाएगी तो कुछ इस्तेहकाम आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और कुछ थोड़ा सा चीज़ें जो है वो कंफर्टेबल हो जाएंगी हर शख्स के लिए। लेकिन स्टिल वी आर इन द सेम सिचुएशन और हुकूमत की जानिब से आज बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि इंतखाबात हर हाल में किए जाएँ। 30 अप्रैल की तारीख दी गई, इससे पहले सदर पाकिस्तान की जानिब से 9 अप्रैल की तारीख दी गई थी, उस तारीख को एक्सटेंड किया गया और इस तमाम इशू के बाद इसको 30 अप्रैल पे डिसाइड किया गया। अब 30 अप्रैल से भी उसको लिंगर ऑन करके 8 अक्टूबर तक की डेट दे दी गई है। और किस तरह से ये सारी चीज़ें बैठेंगी, क्या होगा इस मुल्क के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का आज डिफेंस डे भी था, छुट्टी थी हर तरफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट चूँकि बंद था छुट्टी की वजह से, इस पर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं आ सका। लेकिन अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात, नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट और वो चाह रहे हैं कि उमर अता बंदियाल साहब इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि कपल ऑफ डेज़ बिफोर उमर अता बंदियाल साहब ने ये फरमाया था कि अगर किसी भी तरह से इंतखाबात में बदनीयती हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। और इसके रिएक्शन में ही कल ही राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी अपनी जो है एक तवील खिताब किया और उसमें कहा था कि चीफ़ जस्टिस साहब को किसी किस्म की मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है, वो हुक्म करें, हम उनके हुक्म की तामील करेंगे। देखते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या अपने ही किए गए फ़ैसले के ऊपर होने वाले इस आइनी इकदाम, जो कि आइनी इकदाम कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से और एक बड़ा वेल अप्रिशिएटेड डिसीजन कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम था और पाकिस्तान के अंदर जो आइनी बहरान था उसे ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस सब पे बात करने के लिए मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैफुर रहमान साहब, हमारे माशरत। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। साथ तशरीफ़ फरमा है फैसल इदरीस भट्ट साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा और फैसल इदरीस भट्ट साहब, आई कम टू यू फर्स्ट। सर, जो बहरान यहाँ पे चल रहा है, जिसे कहा जा रहा था कि ये सियासी जो है ये अदम इस्तेहकाम है इस मुल्क के अंदर और इसी की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम मुल्क में चल रहा है,
और सर आप क्या समझते हैं कि ये अब जिस तरह से अब हुकूमत के अंदर से मरियम औरंगज़ेब साहिबा को देखें, जो हमारी वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी आज तशरीफ़ फरमा थे और काफ़ी उन्होंने लंबी गुफ्तगू फरमाई और कहा कि इस मुल्क के अंदर अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि वो जो तलवार लटक रही थी इलेक्शंस की, उन सब के ऊपर जो शायद ये समझते हैं कि इलेक्शंस के अंदर उनको वोट नहीं मिलेंगे और उनको वो सीट्स गेन करना उनके लिए मुश्किल है, तो दे हैव फाउंड सम रिलीफ इन दैट। और अब बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है इसको कि अब 8 अक्टूबर तक के लिए हम रिलैक्सड हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन को? थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब इस वक्त माशी हालात जो हैं वो आपको पता है, इस वक्त अगर किसी इशू पे बात करनी हो तो मैशत पे हो सकती है, महंगाई पे हो सकती है, लाकानूनियत पे हो सकती है, आइनी बुरान पे हो सकती है जी। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ने एक इशू को सबसे बड़ा इशू बना दिया है पाकिस्तान का, इमरान खान की गिरफ्तारी को। ठीक है, इमरान खान की गिरफ्तारी तो ताहाल ना हो सकी उनसे, मगर पूरे पाकिस्तान में सुबह उठ के जब वो टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे बैठते हैं और रात को सोते वक्त 2 बजे तक ये बात हो रही होती है कि आज फाइनल ऑपरेशन होगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। अगर एक शख्स पूरी रियासत से टकरा गया है और रियासत बेबस नज़र आती है, उस दिन आज से 2 रोज़ पहले आपको याद होगा 6 घंटे का इजलास हुआ है, 13 हुक्मरान पार्टीज थी जी बिल्कुल, और उसमें अस्करी क़यादत को भी इनवाइट किया था। और मेरे पास इतलात ये हैं कि अस्करी क़यादत से उन्होंने मदद मांगी, पर अस्करी क़यादत ने ये कह के फ़ौरन इनकार कर दिया कि हमें ए पोलिटिकल की पोजीशन में आते हुए बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हम दोबारा सियासी तौर पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर आप मैशत की बात करें, और इस वक्त बात होनी चाहिए महंगाई पे, बात होनी चाहिए मैशत पे, बात होनी चाहिए इस वक्त जो आइनी बुरहान है उस पर बात होनी चाहिए। और हैरत की बात है, आज़म नज़ीर तारड़ बड़े सीनियर कौंसिल मेंबर हैं बिल्कुल, और वो ये कह रहे हैं कि आइनी बुरहान पे काबू पा लिया गया। आप बता रहे थे जी बिल्कुल, आइनी बुरहान पे काबू पा लिया गया, मैशत ठीक हो, फैसला आइन के मुताबिक किया गया है, दलेराना फैसला है, ये उनकी स्टेटमेंट है। और ये भी कहा गया कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 रोज के अंदर होंगे और ये सारा एक साथ होना चाहिए, किसी सूबे के अलग इंतखाबात नहीं होने चाहिए। देखें, पहली बात ये है कि अभी ये सर्व तो कर नहीं पा रहे जी। इसमें मैं आपको एक खबर भी आपके नाज़रीन को देता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिसके बारे में रोज़ाना सियासी रहनुमा मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग नून के कि नवाज शरीफ साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं, बस चल पड़े हैं। सर ये तो हम जब से वो गए हैं तब से हम सुन रहे हैं कि कुछ चंद रोज में आ रहे हैं, चंद हफ्तों में आ रहे हैं, पता नहीं कब आ रहे हैं। हम बिलाल साहब रिपोर्टिंग करते थे तो चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला होते थे जी। ये सऊदी अरब खुद साख्ता जलावत नहीं काट रहे थे, ये सऊदी अरब से लंदन शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो हम रोजाना ही बीट रिपोर्टर थे सीएम के, तो रोजाना एक पुल इधर डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर में, डॉक्टर हॉस्पिटल अंडरपास का इफ्तिताह था, तो सुबह 9 बजे इफ्तिताह था। ठीक है, तो मैं उधर गया और मैंने जाके ने कहा कि सर वो सुने हैं फिर आ रहे ने नवाज शरीफ साहब लंदन तो उन्हें कहा जिन्नी देर तो तुम मैंने पूछ रहे हो जो पैदल टुरते थे पाकिस्तान पहुंच जाते। ठीक है, तो अभी भी वही हिसाब है। मेरी इतलात ये हैं, मुझे बताया ये गया है, मेरे सोर्स ने मुझे इन्फॉर्म किया है जी कि नवाज शरीफ साहब ने 2 शराइत रखी हैं ठीक है पाकिस्तान आने के लिए। एक तो वो कहते हैं कि सबसे पहले इमरान खान को नाअहल करवाया जाए, ठीक है, और इमरान खान को गिरफ्तार कराया जाए, ठीक है। उसके बाद सिंगल मेजॉरिटी से इसको नवाज शरीफ साहब की उम्र जो नाहली है उसको खत्म कराया जाए, ठीक है, और फिर नवाज शरीफ साहब इधर पाकिस्तान आए, वो फिर पल्स चेक करें पाकिस्तान की अवाम की। तो फैसल साहब ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी डिमांड की जा रही है? जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। सर व्हाट अ लेवल दैट इज, क्या लेवल होगा ये कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको नाअहल कर दिया जाए, उनकी पार्टी को भी नाअहल किया जाए और इनको जितवाया जाए? नहीं, फिर वो चेक करेंगे आके पल्स। उनका ख्याल है कि वो मेरे ख्याल वो इस वक्त सख्त नाराज हैं। सर जब ओपोनेंट ही नहीं रहेगा तो फिर जीत तो जाएंगे ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फिर भी जीतेंगे, क्योंकि इमरान खान जेल से भी इस वक्त जो उनका ग्राफ जा रहा है ना ऊपर, वो जेल से भी टिकटें इशू करेंगे तो वो फिर भी जीत जाएंगे। इनको यही प्रॉब्लम है, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये कभी उसकी माशी इमरजेंसी लगाने की बात करते हैं, कभी ये। इससे पहले भी हमने देखा कि जब ये 30 अप्रैल की डेट तक आने में एक देयर इज अ लॉन्ग समरी ऑफ इट, और इसमें अगर देखें हम तो पहले ही कहा गया वजारत खजाना के पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमें आरओज नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास अमला नहीं है।
आई मीन इस तरह के बहाने बनाए गए जो बाद में सब डिफ्यूज़ हुए और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया और एक बड़े हमने देखा कि एक अरसे के बाद जो है फिर डिसाइड हुआ 30 अप्रैल की डेट का इंतखाब कर लिया गया और सबने इस पर एग्री किया। अब इसके बाद अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आना और आकर ये अपनी तरफ से एक आईनी फैसला करना और आइन के मुताबिक कहना कि हम ये फैसला कर रहे हैं। आई मीन सर इसकी तो बात समझ नहीं आती। लाहौर में प्राइवेट राइशगाह पे 18 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी गैजेट्स खरीदे गए हैं, गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट ने खरीदे हैं। अच्छा, वो उधर फिक्स कर रहे हैं उसको। ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद में कोई 20 करोड़ रुपए के कैमरे लग रहे हैं वीआईपी मूवमेंट की को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है। और इस तरह ही काफी कामों में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं वजारत खजाना के पास पैसे ही नहीं है देने के। वजारत खजाना के पास ये पैसे हैं जो अपने ऊपर लगाने हैं। वजारत खजाना के पास ये पैसे, वजारत खजाना की अगर आप बात करें तो नवाज शरीफ साहब वजारत खजाना से भी बड़े नाराज हैं। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक सागदार साहब ने माशी तौर पर मुल्क को तो बहुत पीछे धकेल दिया है, पर अपनी माशत और अपनी इकॉनमी बिल्कुल ठीक कर ली है। हो गई होगी सर वो तो डेफिनेटली। उनका पाकिस्तान से जब वो फरार हुए थे तो उस वक्त उनका 50 करोड़ रुपया नैब ने फ्रीज किया था। ठीक है। उस वक्त नैब ने उनका घर जो है वो अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। उन पे केस था। अब देखें इकॉनमी पाकिस्तान की जिसने ठीक करनी थी उसने पाकिस्तान आके सबसे पहले क्लीन चिट ली और अपने केसेस खत्म कराए और अपने तमाम जो मंजमद असासे और प्रॉपर्टीज थे उन सबको रिलीज करवाया। उसको रिलीज करवाया और एक बेटा उनका लंदन में बिजनेस करता है बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, एक बेटा उनका दुबई बिजनेस बे पे बिजनेस करता है, वो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इनकी है। ठीक है। और इनका बैकग्राउंड बड़ा वीक है, पर आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और वो सागदार साहब की सारी इकोनॉमी है। ठीक है। अब इस दफा जो इलेक्शन और इमरान खान की गिरफ्तारी को टॉप ट्रेंड बनाया जा रहा है ना, वो मेरे ख्याल माशियत और डॉलर जो रोज ऊपर जाता है, जो महंगाई होती है, जो लोग मर रहे हैं आटा लेते हुए, उसको नजरअंदाज करने के लिए लोगों की उससे नजर हट जाए, इसलिए इसको टॉप ट्रेंड गिरफ्तारी को बनाया जा रहा है। अदरवाइज टॉप ट्रेंड ये है नहीं है। ठीक है। आप देखें, अंदाजा लगाएं कि रात को गुज़िश्ता रात चांद नजर नहीं आया रमजान मुबारक का। फिर बड़ा लेट नजर आया। अब तो सोच रहा था शायद सूरज देखना चाह रहे हैं सुबह और इतनी तरह नजर आया ना कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि अब हमने इलेक्शन नहीं कराने जी, तो उन्होंने कहा चांद दिखा दें ताकि कल का तो रूटीन की खबर होगी। सारे लोग रोजे की तरफ और शहरी की तरफ और इनकी तवज्जो वहां हो जाए और मुबारकबाद एक दूसरे को रमजान करीम की देना शुरू हो जाए। हमने सुबह उठ के इलेक्शन पे बात ही नहीं की और हमने सुबह उठ के रमजान मुबारक के मैसेज फॉरवर्ड करने शुरू कर पूरे मीडिया ने रमजान ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी और जिसका इंतजार हो रहा था सबको, हर बंदा मशगूल हो गया उस साइड पे और जो मेन एक्चुअली फोकस था। लेकिन क्या टाइमिंग है सर, 23 मार्च भी आ गई, रमजान करीम को 23 मार्च पे स्टार्ट भी हो गया और जिस तरह से डिसीजन लिया गया एट द वेरी राइट टाइम, आई थिंक दैट वाज अ वेरी लेट हो गए, थोड़े रात 10 साढ़े 10 बज गए। ठीक है। पर बहरहाल डिसीजन उन्होंने लिया। शहबाज शरीफ साहब ने डेफिनेटली उन परमिशन ली होगी। अब बात यह है कि देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सिंगल मेजोरिटी से ये आईनी और कानूनी फिर बुरान होगा, पर इनके सामने तो आइन बिल्कुल कान की तरह, नाक की तरह, जिधर मर्जी मोम की नाक है, जहाँ मर्जी मरोड़ दो। वो कहते हैं आईनी बुरान हल हो गया और बड़ा दिलेराना फैसला है इलेक्शन दूर करवाना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल इस पर सो मोटो जरूर लेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर ये इलेक्शन अक्टूबर में भी हो जाए ना, तो तब भी मेरे ख्याल में 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई जो है ना वो इलेक्शन अक्टूबर में भी हो जाए तो तब भी हालात मुश्किल होंगे। इस सब पे गुफ्तगू को जारी रखेंगे और इकोनॉमी पे पाकिस्तान की बुरी बिगड़ती हुई मईशत पर बात करेंगे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, नाज़रीन स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर मईशत के ऊपर और मईशत की जानिब मैं आऊँगा सैफुर रहमान साहब की तरफ। सैफुर रहमान साहब, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया सर। यहाँ पर मुफ्त आटा देने की बातें की जा रही हैं और लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर मुफ्त आटा लेने के लिए। औरतें बच्चे बेचारे वहाँ पर जलील होते हैं, आटे के बैग इतने लिमिटेड होते हैं, लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आए रोज़ ये खबरें चलती हैं कि 2 लोग मर तो नहीं गए, एक्चुअली भगदड़ में शहीद हो गए, 2 लोग शहीद हो गए, 4 लोग शहीद हो गए। रोज़ाना ये हो रहा है सर। अवाम को इतना जलील करके ऐसे आटा दिया जा रहा है, किस तरह से मईशत ठीक होगी, होगा क्या इस मुल्क के अंदर? सर थोड़ी सी रोशनी डालें इस बात के ऊपर। चटर साहब, बात यह है कि हमारे जो चैनल्स हैं मुख्तलिफ, उन पे प्रोग्राम तो ये तो होते हैं और होते रहते हैं जी। गवर्नमेंट तेरी, गवर्नमेंट मेरी, गवर्नमेंट नवाज शरीफ की, गवर्नमेंट जरदारी की, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, गवर्नमेंट इमरान खान की।
ये कभी प्रोग्राम नहीं हुए कि गुर्बत भी जो है वो भी एक सब्जेक्ट है। 65% लोग जो हैं इस कंट्री के जो हैं दे आर रिलेट विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 65% लोग, उनकी तनख्वाहें जो हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करता हूं, ठीक है, मैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ इंडस्ट्री रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में, बिल्कुल ठीक, मैं ये समझता हूं 65% लोगों की जो तनख्वाहें जो हैं वो 25,000 रुपए से ऊपर नहीं है। मैं क्योंकि और जब से ये जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जी, आई डोंट नो व्हाट इज द बिहाइंड ऑफ दैट वन। जो मैं जानता हूं वो ये मैं जानता हूं कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो एकदम, अगर वो 100% पे चल रही थी तो वो 30% पे आ गई है। ठीक है, मालकान जो हैं उन्हें 1,69,00,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सब्सिडी दिया करती थी जी। इन्होंने वो बिल्कुल खत्म कर दी IMF के प्रोग्राम के तहत। दूसरी बात जो है ना वो ये है, अभी अभी तकरीबन कोई 50 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। उनके घर में खाने को नहीं, उनके घर में पहनने को नहीं है, उनके घर में सोने को नहीं, उनके बच्चों के फीसें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मैं हैरान हूं, इतने इतने बड़े एंकर जो हैं वो यहां बैठे हुए होते हैं। आई एम सॉरी टू से, कभी भी किसी ने गुर्बत पे कोई यार बोला है? 65% लोग जो है ना वो बेचारे बेरोजगार हो गए, करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इन्होंने बिजली का जो रेट था वो पहले 2022 में, बिल्कुल ये क्लियर मैं ना बोल रहा हूं जी, तकरीबन कोई 23 रुपए यूनिट था। अब वो चला गया 43 रुपए यूनिट पे। जो बिल जो है 5 करोड़ रुपए आता था बिजली का बिल, वो चला गया अब कोई 11 करोड़ रुपए पे मालका। और जब इन्होंने ये सब्सिडी जो है 1,69,00,000 की खत्म की है, तो मालकान जो है वो बिल्कुल ही बैठ के, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री जहां पे मैं काम करता हूं, मैं एप्टेमा की तरफ से भी याद बोल रहा हूं मैं, कि वो जो इंडस्ट्री है दैट हैव बीन टोटली कोलैप्स। 1,10,000 मीटर जो है ना कपड़ा जो है, हमारे जनरल मेजर जो है लियाकत गुज्जर नाम है उनका, ही इज द कॉम्पिटेंट पर्सन, वो बनाते थे। लेकिन अब वही जो मिल जो है वो ऐसी नीचे आई है कि वहां पे जो है अब जो कपड़ा जो है वो सिर्फ 35 लाख मीटर बन रहा है 24 घंटे में। 1,000 मजदूरों को हमने अपनी फैक्ट्री से शट आउट कर दी। अब मुझे बताओ कि मालकान जो हैं, हाउ दे विल पे द पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। प्रोडक्शन 3 टाइम्स रिड्यूस हो गई है, तो फिर इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज को भी 3 टाइम्स रिड्यूस कर दिया गया होगा, हर चीज को कट डाउन किया गया होगा। सेकेंडली बात जरा मतलब कि ना सुन लीजिएगा, ये पूरे मुल्क की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। फैसलाबाद से बोल रहा हूँ मैं इस वक्त। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हैदराबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कराची में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, KPK में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लाहौर में है, कराची में है, हर जगह पे है। ये तो इंडस्ट्री है, इससे मुंसलिक फिर आगे हजारों लाखों लोग हैं जो दुकानों पे बैठे हैं, जो कपड़ा बेचते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं, टेक्सटाइल टोटली बिन सर कोलैप्स हो गया। मैं आपको बताऊं कि पहले जो है 2022 में जो गैस का रेट था वो 1100 रुपए MMBTU था, ठीक है, जो हम बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस वक्त जो है ना एंकर जो बैठते हैं उन्हें टेक्निकलिटी का कोई इल्म नहीं होता, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूं, मुझे ना बिल्कुल पता है। ठीक है, इस वक्त जो गैस का रेट जो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मतलब दे रही है 3000 MMBTU में ये हमें दे रही है। 7,000 रुपए, सॉरी 9,000 रुपीज पर टन जो है स्टीम जो है वो एप्टेमा जो बॉयलर पे मालिकों को पड़ रही है। ठीक है, मालकान जो है उनके ऊपर टैक्सेस भी हैं। आपने 16% की बजाय जो है ना वो 17% कर दिया। आपने जो है ना वो सब्सिडी खत्म कर दी, रेट बढ़ा दिए, गैस के रेट आपने इंक्रीज कर दिए। अब मुझे बताएं कि मालकान कहां जाएं, मजदूर कहां जाएं? आप ये कहते हो कि मुल्क में एजिटेशन हो रहा है, मुल्क में दहशतगर्दी है। मैं ये समझता हूं इनफैक्ट दे वांट टू गेट देयर राइट। अगर आप भी जो हैं आज भी इंडस्ट्री में ये तमाम चीजें लागू कर दें,
गैस के बिल कम कर दें। फिगर्स आपके बिजली बताइए, के ये बिल कम इमरान खान साहब के दौर से अभी के दौर की आपने फिगर्स कोट की हैं? बिल्कुल जी, ठीक है। 2022 में 23 रुपया पर यूनिट था, ठीक है। इस वक्त जो है ना 43 रुपया पर यूनिट है, और अभी मजीद बढ़ाने की बात की जा रही है। और मजीद बढ़ाने की बात कर रही है। यार आपने लोगों को मारने, खुदा के लिए मतलब कोई खौफे खुदा करो, कोई अच्छा मतलब जो है ना स्टेप लें ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको दुआएं दें। आप लोग तो माशाल्लाह जो है सबके सब एमएलए, सबके सब एमपी जो है ना अरबपति हैं। बिल्कुल। जो गुर्बत जो है वो तो 25,000 रुपए पे शुरू होती है। मेजॉरिटी जो है 80% जो लोग हैं इस मुल्क के, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 25,000 रुपए से ऊपर नहीं है सर। उनके पास वो किराए कहां से दें, बिजली का बिल कहां से दें, गैस का बिल कहां से दें। आपने सर जो है ना मतलब लेके बैठ के, चाहे इसमें इमरान खान हो, चाहे इसमें नवाज शरीफ हो, चाहे इसमें पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो है ना मुल्क के लिए, मुल्क के गरीबों के लिए जो है ना खुदारा कोई स्टेप लें, ताकि मरना तो हमने मतलब बात सब ने, ताकि जो है कम से कम हमें दुआएं तो मिले यार। मरने के बाद ये ना हो कि अल्लाह पाक पूछे कि तूने ये क्या करके आया है। यू आर द आंसरेबल टू अल्लाह। एवरी पॉलिटिशियन ऑफ द पाकिस्तान। सर ये तो पॉलिटिशियन सोचते ही नहीं है। आई गेस अगर ये पॉलिटिशियन सोच लें कि दैट दे आर आंसरेबल टू अल्लाह ऑलमाइटी, मरना तो है उन्होंने, मरने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, शायद हमारे मुल्क के हालात ऐसे ना हो। फैसल इदरीस भट्ट साहब, आई कम टू यू सर। इस मुल्क के अंदर जो सियासतदान है, जिस तरह से हमें अभी रोशनी डाल रहे थे सैफुर रहमान साहब और बता रहे थे कि हमारी मईशत की क्या हालात हैं, इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया गया सर, तबाह कर दिया गया है। कहा यह गया था हमें आने से पहले, यानी शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट में अगर आपको रिमाइंड कराऊं, कहा करते थे अगर हमें मौका मिले हम आ जाएंगे। तो इमरान खान ने जिस मईशत का बेड़ा गर्क किया है, हम 6 माह के अंदर इस मईशत को ठीक कर देंगे। फिर 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाया जाता था तो बड़ा क्रिटिसाइज करते थे मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, और कहते थे इनको शर्म नहीं आती, रातों रात 10 रुपये लीटर बढ़ा दिया है, इस मुल्क में कौन अफोर्ड करेगा 150 रुपये लीटर पेट्रोल। आज सर पेट्रोल की प्राइसेस देखे, 350 रुपये लीटर पे पेट्रोल ले गए हैं। बिजली देखे 43 रुपये यूनिट सर बता रहे हैं कि हो गई है, जो कि 23 रुपये यूनिट थी इमरान खान के उतरते हुए 23 से 43 कर दी गई है। गैस को देखें, हर चीज़ की प्राइसेस को देखें, यानी अगर हम महंगाई के ग्राफ को देखें तो उस टाइम पे गालिबन 11 से 12% महंगाई थी जब इमरान खान साहब उतरे, और आज शायद वो 43% से भी इंक्रीज़ कर गई है। फैसल भट्ट साहब, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर सर? देखें, इस मुल्क में सारे अपनी इकोनॉमी सेट कर रहे हैं। अपनी इकोनॉमी साहब जो है वो 2 अक्सर से पंजाब में जीते थे, उनके भाई वजीर आजम होते थे, ऊपर नीचे वो वजीर आला होते थे, बड़े गुड गवर्नेंस के माहिर समझे जाते थे, बड़े वो समझे पंजाब स्पीड कहा जाता था उन्हें कि गवर्नेंस के मास्टर हैं, कमाल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, स्पीड और पता नहीं शबाज कमालात और पता नहीं क्या क्या जी। ये 2-4 माह में एक्सपोज हो गए हैं। 85 रुकनी कबीना है जनाब उनके पास, ठीक है। और अभी की मैं आपको बात बताता हूँ, रिसेंट कोई 1 माह पहले उन्होंने कोई 10 से 12 अरब रुपया लाहौर को डेवलपमेंट के लिए दिया, लाहौर डिवीज़न को। उसमें 12 अरब रुपए में मिनिस्टर की परसेंटेज निकाल के और सरकारी अफसरान की परसेंटेज, डीजी, एक्सियन, वैक्सियन, चीफ की परसेंटेज निकाल के 60% करप्शन में चला गया। 40% जो है वो डेवलपमेंट में पता नहीं कब लगेगा कब नहीं लगेगा, यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 10 अरब रुपए से 6 अरब रुपया करप्शन की नज़र हो गया। ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके नाक के नीचे जो है उनकी पार्टी के एमएलए जो है। बट साहब हम मतलब ऑनर ये बात तो कर लेते हैं करप्शन की, और आज तक सब बात करते हैं, क्या सबूत है कोई इसका कि इस तरह से हुआ है सर? ये जब आप ठेकेदारी करते हैं ना, तो ये आम टर्म में इस्तेमाल होती है चीज़, आप किसी से भी बात करेंगे। और मज़ेदारी की बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी। ये जो PWD, CNW, इरिगेशन, जो ऐसे महकमे हैं ना जी, इनके एक्सियन, SDO और चीफ जो हैं वो इसको करप्शन नहीं समझते, ये मैं और आप करप्शन समझते हैं। अच्छा, वो इसको सर्विस चार्ज समझते हैं। सर 60% सर्विस चार्जेस? नहीं, इसमें पहली दफा अनोखी बात ये हुई है कि इसमें पहली दफा मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो गए हैं। सर हमेशा से ही है सर, हमेशा से ही यहाँ पे मिनिस्टर बनना तो जाहिर बात है, इसलिए लोग मिनिस्टर बनते हैं। इवन के इलेक्शंस यहाँ पे, मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, फजलुर रहमान साहब जो हैं, जिनके समदी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन में मसरूफ़ हैं, गवर्नर उनके गुलाम अली जिनका नाम है,
उनके बेटे साहबजादे की बात कर, तो गवर्नर के पास तो इतने इख्तियारात ही नहीं होते, वो बेचारा क्या करेगा। और उधर बहुत शदीद लड़ाई है खैबर पख्तूनख्वा में, खैर वो बात की बात है। ठीक है, वो सारे अपने डीपीओ डीसीओ लगवाना चाहते हैं। ठीक है, और वो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, वो नहीं लगाना चाहते। मैं उनके साहबजादे पाक पीडब्ल्यूडी के हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिसके पहले तारिक बशीर चीमा होते थे। ठीक है, उन्होंने पहली दफा ये टर्म इजाद की है इस महकमे में कि 15% मिनिस्टर का होगा। अब ये नहीं मुझे पता कि वो 15% ले रहे हैं या अफसरान ने उनके जरिए उनके नाम पे खाना शुरू किया हुआ। ठीक है, पर फी ठेकेदार 60% जो है ना वो। सर ये कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट को नोटिफिकेशन निकाला है इस चीज का, या जुबानी कलामी बात है? नहीं, जुबानी कलामी। और इसमें वो इसमें कोई मीडिया, कोई नैब, कोई इंटेलिजेंस ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी आप, मैं, कोई भी ठेकेदार होगा तो उसको वो पैसे देने पड़ेंगे। वो बेशक आप नैब के डायरेक्टर हो, बेशक आप एंटी करप्शन के डीजी हो, वो देने पड़ेंगे तो आप काम कर सकेंगे। ये उनका रूटीन मैटर है, इसमें वो करप्शन नहीं समझते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब की गुड गवर्नेंस तो फौरन सामने आ गई, वो एक्सपोज हो गए। ठीक है, जब उन्हें ये समझ आ रही थी, जैसे वो इमरान खान से कहते थे अपने दौर में, अपनी अपोजिशन के दौर में, जब उन्हें ये समझ आ रही थी कि ये लोग पाकिस्तान की मैशत बहुत खराब है, पाकिस्तान का खजाना खाली है, सब मौका दें, हम 6 माह के अंदर इस मैशत को ठीक कर देंगे। वो प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में ना पड़ते, वो अभी भी रिजाइन करते हैं, अभी भी वो 1 साल के बाद इंतखाबात चाहते हैं, यानी कि अभी भी वो हुकूमत करना चाहते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब की गुड गवर्नेंस पे कितना बड़ा सवाल है कि उनके लाए गए चेयरमैन नैब जो है उनको इस्तीफा पेश करके आफ्ताब साहब जी बिल्कुल चले गए। तो मैं समझता हूँ कि करप्शन बहुत आम हो रही है, शहबाज शरीफ साहब से कुछ संभाला नहीं जा रहा। सर आम तो हो रही है सैफुर रहमान साहब, करप्शन तो जाहिर है हर बंदा यहाँ पे बोलता है कि करप्शन हो रही है, हो भी रही होगी सर, लेकिन सबूत पास ना हो तो हम किस तरह ऑनर बैठ के कह सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या। लेकिन इन रियलिटी जो मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, जिस तरह से जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, और है, ये जो इमरान खान की गिरफ्तारी को टॉप ट्रेंड बनाया जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, वो उसकी वजह बेसिक ये नहीं है कि इमरान खान की गिरफ्तारी बहुत बड़ा इशू है या गिरफ्तार नहीं कर पा रही पुलिस, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसाक डार साहब और महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए, ये इलेक्शन से तवज्जो हटाने के लिए ना ये सारा कुछ किया जा रहा है। मेरे ख्याल में तो इमरान खान को जितना बड़ा इन्होंने लीडर इस चक्कर में अपनी नाकामी और अपनी नलायकी छुपाने के लिए उसको इतना बड़ा लीडर बना दिया कि 1 साल बाद भी इलेक्शन हुए तो उसने 2-3 अक्सरियत ले जानी है। ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सैफुर रहमान साहब कम टू यू नाउ सर, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इमरान खान साहब अगर आए तो आकर बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे, लेकिन शायद करने वाले कोशिश ये कर रहे हैं किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल किया जाए, ये इलेक्शन कंटेस्ट ही ना कर सकें। जिस तरह से हमने देखा पंजाब के इंतखाबात हो रहे थे, 30 अप्रैल की डेट आई, अब वो इंतखाबात भी नहीं हो रहे हैं, उनको मुलतवी कर दिया गया है अक्टूबर तक। पंजाब दोनों ही मुलतवी और अक्टूबर की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट साहब मैं थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पे बताऊँ, अक्टूबर के महीने के अंदर ही सदर आरिफ अलवी साहब का टेन्योर भी पूरा हो रहा है, चीफ जस्टिस साहब का उमर अता बंदियाल साहब का टेन्योर भी पूरा हो रहा है अक्टूबर के अंदर, और तारीख भी अक्टूबर की दी गई है। अब मैं आऊँगा सैफुर रहमान साहब की जानिब। सैफुर रहमान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, इस मईशत, इस बिगड़ती हुई मईशत में सर बातें तो हम कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है? क्या ये जो हुकूमत अभी बैठी है ये किसी भी तरह से इस मईशत को ठीक कर सकती है या ये इसी तरह चलता रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मुल्क की जो आवाम है बतौर ख़ास, मैं अब आवाम की तरफ आ रहा हूँ जी, आवाम को ये चाहिए कि कम से कम ये तो परखें कि जो लोग भी, चाहे इसमें नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, इमरान खान हो, कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? क्या उन्होंने कोई डैम बनाए? क्या उन्होंने कोई हॉस्पिटल्स बनाए? क्या उन्होंने कोई रेलवे में डेवलपमेंट की? ठीक है, क्या उन्होंने PIA में कोई डेवलपमेंट की? अभी तो ये हालात हो रहे हैं, जो करंटली जो हालात जा रहे हैं वो तो ये है, इंडस्ट्री जो है वो ग्रेजुअली तबाह हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो रही है। जिस मुल्क में एनर्जी जो क्राइसिस हैं वो आ जाएं, जिस मुल्क में एनर्जी की कीमतें बढ़ जाएं, 9000 पर टन पे जो है ना वो स्टीम जो है ना, जब एक मालिक जो है ना वो बनाएगा जी 43 रुपए पर यूनिट, सर हमने देखा था कि अगर 2-3 बिल अदा करेगा, 2 बार पीछे चले जाएं तब भी यही हालात थे। और बहुत सी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से मूव हुई थी बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत से लोग अपना यूनिट बंद करके बांग्लादेश गए थे, बिजली का बहरान था और सब कुछ था, उसके बावजूद भी यहाँ से लोगों ने फिर अपने आप को स्विच ओवर करना बेहतर समझा कि किसी और मुल्क जाके हम वहाँ पे प्रोडक्शन करें। आप यकीन करें कि इन्हें जो मतलब जो हमारे मुल्क के जो सियासतदान है, खुदारा घर में बैठ के जरा सोचो, अल्लाह ने तुम्हें तो हर चीज से नवाजा हुआ है, तुम्हारे बच्चों को भी नवाजा हुआ है, तुम्हें भी नवाजा हुआ है, तुम तो माशाल्लाह
महल्लात में मतलब रहने वाले लोग हो, चाहे इसमें इमरान खान हो, सबसे पहले मैं नाम लूंगा इमरान खान का, ठीक है, चाहे इसमें जरदारी साहब हो, चाहे इसमें नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, या परवेज इलाही साहब हो, या मुनिस इलाही हो, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, सबके सब तुम तो भाई अरबपति लोग हो। खुदारा मतलब देखो कि जिस बंदे की 25,000 रुपए पे है, उसका मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, आपने उसकी इंडस्ट्री बंद करके इंडस्ट्री के रेट बढ़ाकर गैस के, बिजली के, आपने उसके रिज़्क को छेदना शुरू कर दिया IMF की शराइत की वजह से, क्योंकि यहाँ पे किराए बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए हैं, 25,000 जिलो ख्वार हो गए हैं। औरतें जो है ना वो आटा बेचारी मुफ्त के चक्कर में धक्के खा रही हैं, रोजाना लोग हलाक हो रहे हैं सर, रोजाना भगदड़ मच रही है, और जो बुराइयां हैं इसके जवाब दे आप अल्लाह को हैं सर। यू आर द पॉलिटिशियन आंसरेबल टू द अल्लाह। अगर कोई औरत जो है ना वो भी मतलब जो ना बेचारी रिज़्क की तलाश में इधर उधर फिर रही है, आप उसके जिम्मेदार हैं। मेरा ये कहना जो है ना वो हक बनता है, मेरा ये फर्ज है। नहीं बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आप भी उसी एज में हैं, हम भी उसी हमारा एज में हैं, हमारा तो मरने वाले हैं। दीन भी ये कहता है। हजरत उमर की अगर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं तो उन्होंने कहा था कि अगर दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा प्यासा मर जाता है तो मुझसे उसकी भी पूछ होगी, हुक्मरानों की इस हद तक पूछ है। और अगर ये सोचा जाए तो मेरा ख्याल है इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी को चूज करे ही कोई ना, लेकिन यहाँ तो बड़े धड़ल्ले से मिन्नतें करके तरले करके यहाँ पे हुक्मरानी चूज की जाती है, सियासत की जाती है। फैसल साहब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये मेरा सवाल है कि यहाँ पे इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं, इस टाइम पे सूबाई हल्के का इंतखाब लड़ना हो 5 से 10 करोड़ रुपया चाहिए, कौमी इंतखाब लड़ने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपया चाहिए। ये पैसे वो हैं जो आपने इलेक्शन पे इन्वेस्ट करने हैं। कौन शख्स ये इन्वेस्टमेंट करके आगे सिर्फ तनख्वाह लेकर और गरीब की खिदमत के लिए आएगा सर? अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे मुझे कि दुबई में एक म्यूजियम जो है फ्यूचर म्यूजियम के नाम से म्यूजियम बना है जी, जिसकी टिकट्स जो हैं वो नहीं मिल रही। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि एक तो महंगी बहुत है और एक मिल भी नहीं रही। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि इतना रश वहाँ क्यों लग गया। उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग जो हैं थिंक टैंक और लॉबिंग फर्म और जो मतलब लाइक दुनिया के मतलब वो थिंक टैंक बैठे हुए हैं जी, वो अपने अपने मुल्कों के लिए उस म्यूजियम की टिकट्स लेके विजिट कर रहे हैं कि ये 2040 में कैसा दुबई बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो उन्होंने प्लांट कर दिया 2040 में वो जो दुबई आज जो दुबई है वो 2040 में उससे 100 गुना एडवांस होगा। ठीक है, उसमें ट्रेन और बड़े बड़े हैवी पब्लिक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च, फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी, फ्लाइंग डिवाइसेस होंगी, गाड़ियां रोड पे चलना बंद हो जाएंगी 2040 तक वो दुबई को टोटल। मैं ये सोचा, मेरे ज़हन में एक सवाल आया जी, मैंने सोचा कि 70 साल से ये लोग जिनका सर ने नाम लिया, ये लोग नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, वो इमरान खान भी चले लगा लें 2-4 साल के लिए वो भी आए हैं जी, तो ये सारे लोग जो हैं हमें ये कहते रहे कि पाकिस्तान वो जो पिछला पॉलिटिशियन था ना उसने बहुत लूटा था हुक्मरान ने, तो हमें वो खजाना खाली। हर किसी ने ये स्टोरी सुनाई है सर, जो भी आया उसने यही कहा है। अच्छा ये अब हम कितने यरगमाल हैं और कितने यतीम और लावारिस अवाम हैं, 22 करोड़ अवाम, इनको मर जाना ही बेहतर है। उसकी वजह यह है कि ये अब हमारे ऊपर मसलत किसे करने लगे हैं, अपने दो तो नवासियों को मसलत करने लगे हैं। ठीक है, अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने बेटे को लॉन्च करेंगी सियासत में, और बिलावल साहब के जब नवासे या उनके पोते होंगे, बिलावल साहब के, जरदारी साहब के नहीं, मैं समझता हूं कि इस तरह जुनेद सफदर का भी कोई पोता होगा। हम इस वक्त सर यानी यहाँ पे तकलीफ दुनिया से जा चुके होंगे, तो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। साल के बाद हमारे जो आल औलाद होगी वो इनकी बातें सुन रही होगी। पिछले पॉलिटिशियन जो थे ना वो मुल्क को खाली, खजाना खाली छोड़ गए। सब तकलीफ दे बात यरगमाल रहेंगे इनकी। तकलीफ दे बात यहाँ पर ये है कि ये सब लोग बिलियनियर्स हैं। शहबाज शरीफ साहब भी आने से पहले जिस तरह उन्होंने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने फिर एक बड़ी उनकी स्टेटमेंट जो है वो आज तक फेमस है कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। अब बेगर होते हुए शहबाज शरीफ साहब खुद तो बेगर है नहीं है, बिकॉज ही इज अ बिलियनियर मैन। उनकी अगर हम फैमिली की इंडस्ट्री देखें, उनका पैसा देखें, तो उनके पास तो अरबों खरबों रुपया है। उन्हें तो बैगिंग करने की जरूरत ही नहीं अपने लिए। और जब फाइनेंशियली खुद एक बंदा स्ट्रांग होगा और मुल्क के लिए उसे कुछ भी करना पड़े, जिसमें उसे पता उसको मेरा ख्याल है फर्क नहीं पड़ता। सर ये एक सियासी पार्टी जो, सर आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, आई विल बी बैक इन अ मिनट। नाज़रीन स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। सबसे बड़ी तकलीफ दे मनाजिर हमारे यहाँ पे ज़ाहिर है मईशत है, बेड़ा गर्क हो गया मईशत का। यहाँ पर किसी भी तरह गरीब को, रमज़ान करीम स्टार्ट हो चुका है, महंगाई तो हो गई रमज़ान के अंदर। हमेशा से जो हम सुनते हैं कि सब्ज़ियों के, फलों के रेट और हर चीज़ के रेट जो है वो 100 रुपया किलो इंक्रीमेंट हो चुका है। और हमेशा से यहाँ पर यही रमज़ान करीम में देखता है। अल्लाह ताला इब्लीस को तो कैद कर देते हैं, लेकिन शायद इंसानों के अंदर ऐसे इब्लीस मौजूद होते हैं जो रुकते नहीं हैं ये सब कुछ करने से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने से, प्राइस इंक्रीमेंट करने से और नाजायज़ मुनाफा कमाने से। मुनाफाखोरी की भी आदत जो है वो रमज़ान करीम में भी ख़त्म नहीं होती। सैफुर रहमान साहब, सर मईशत के अंदर जो कुछ हो रहा है, और आपको क्या लगता है, मेरा फिर से आपसे दोबारा से ये सवाल है सर, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम गरीब लोग आटे के पीछे लाइनों में लग के रुल रहे हैं, मर रहे हैं। 658 रुपये का बैग आटे का दिया जा रहा था सरकारी, उसको 1152 का कर दिया है। और यहाँ से मुफ्त आटे के लिए लोगों को रोंद रहे हैं। यहाँ पे मतलब भगदड़ें मच रही हैं, लोग भगदड़ में मर रहे हैं और सर फट रहे हैं औरतों के। औरतें बेचारी यहाँ पे परेशान है, सारा दिन आटे की लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी आटे का बैग मुफ्त नहीं मिल पाता। सर इससे बेहतर नहीं था कि 658 रुपये बैग ही रहने देते और जो लोग ले रहे थे वहाँ से लेकर रिसीव कर लेते? मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त तक हमारे जो पाकिस्तानी अवाम हैं उनमें शऊर नहीं आएगा, जब तक वो असल बात को समझेंगे नहीं, उस वक्त तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाए। ठीक है। अब आप देखें कि हमारे जो रिजर्व हैं इस वक्त जो हैं वो 4.3 बिलियन डॉलर्स हैं। जी बिल्कुल। बांग्लादेश जो है वो जो हमारे से आज़ाद हुआ, जी हमारे बाद में आज़ाद हुआ, उसके जो रिजर्व्स हैं वो 4.301 अपना 5.7 है। ठीक है। बिलियन डॉलर्स हैं। पाकिस्तान कहाँ पे और वो कहाँ पे? क्या मतलब पाकिस्तानी अवाम को समझ नहीं आती कि भाई ये जो लोग हैं, जो मतलब हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे इसमें कोई भी हो, जब तक ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होंगे, सिंसियर नहीं होंगे, कभी भी हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं कर पाएगा। ये जो मोटरवे है, ये जो मेट्रो है, ये जो और अच्छी चीजें, इनमें तो बस I cannot use my words। सर 4.3 बिलियन डॉलर तो हमारे पास पैसा जो है ना वो जाया होता है मुल्क का। सर मैं थोड़ा सा लेट मी एक्सप्लेन इट हियर। 10 मार्च तक पाकिस्तान के पास ज़र मुबादले का हुजम 4 बिलियन 30 करोड़ डॉलर था। अब कर्ज और सूद की मद के अंदर अप्रैल में 31 करोड़ 31 करोड़ और 61 लाख डॉलर अदा करने हैं। और इन अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 4 बिलियन डॉलर के करीब वो अदायगी है जो करनी है। इसमें कहा जा रहा है चाइना की जानिब से कोई 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आ रहे हैं और शायद कुछ थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाएगा। सर लेकिन इतने हमने पैसे सूद और कर्जे की मद में अदा भी करने हैं, फिर भी 2 बिलियन डॉलर आ भी जाए, जो 3 बिलियन डॉलर हमने अदा करने हैं सूद की मद में और कर्जे की मद के अंदर। सर क्या करेंगे, किस तरह से चलेगी मईशत? सर बात यह है कि मुझे हालांकि मना भी किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम ना लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ना लें जी, लेकिन क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, अल्लाह ने उन्हें हमारा बड़ा बनाया हुआ है। आप हमारे सर बड़े हैं, अल्लाह ने आपको ताकत दी, अल्लाह ने आपको ओहदा दिया, अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसलिए किया है कि आप हमारे जो गरीब लोग जो हैं, जिनका मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 70% 80% लोग तो वो हैं जिनकी तनख्वाहें 25,000 रुपये हैं सिर्फ, और उनके 2-2 3-3 4-4 बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, किराए के मकान भी हैं, बिजली के घर भी हैं। अगर जो है आपने हमारे ऊपर जो हैं ऐसे ही लोग मुसल्लत करते हैं जिन्हें आपने पूछ भी नहीं पाना, तो फिर सर जो है ना मतलब आप भी जो है ना कल को अल्लाह को जवाब दे तो है ना सर। जो है ना कम से कम जो ना ये तो किया जाए, ये तो आपकी पावर है कि भाई ये जो मतलब इन्होंने गैस के रेट बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी जो है ना वो ख़त्म कर दी है, IMF के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, हम तो मतलब इस तरह तो हमारे मुल्क के लोग जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे और आप भी सर उसमें जिम्मेदार होंगे। आप हमारे बड़े हैं, अल्लाह ने आपको ताकत दी हुई है। सर ताकत तो दी है, लेकिन ये मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना तो यहाँ पे वजारत खजाना और हुकूमत का काम है। इसमें मतलब हमारे बाकी इदारों का कोई ऐसा कोई खास असर रसूख नहीं हो सकता कि वो हमारी इकोनॉमी को ठीक करें। इन लोगों को ठीक जरूर किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी को डिसाइड करना और ठीक करने के लिए हुकूमत वक्त ही है जो यहाँ पर। सर मैंने तो इसलिए उनके बारे में बात की है क्योंकि वो हमारे बड़े हैं जी, अल्लाह ने उन्हें ताकत से नवाजा हुआ है, अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी हुई है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं।
रिस्पेक्ट करते हैं, हाफिज़ कुरान है वो, हाफिज़ कुरान की कौन इज्जत नहीं करेगा, और दिल से हम याद करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और इज्जत दे। इसमें कोई शक नहीं। और जो यहाँ पर जाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और कहा था कि ये अब किसी भी तरह से गुंजाइश नहीं है 30 अप्रैल की तारीख के अंदर के जो इंतखाबात हैं पंजाब के वो 30 अप्रैल को होंगे। और ये भी कहा था कि तारीख KPK की भी दे दी जाए, लेकिन आज तक KPK के इलेक्शंस की तारीख नहीं आई, और जो आई थी पंजाब की उसको भी अब डिले कर दिया गया है और कह दिया गया है कि वो हालात ऐसे साजगार नहीं है कि इलेक्शंस पंजाब के अंदर हो सकें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही कहा गया है। इलेक्शन कमीशन अब ये आइनी फैसला कर रहा है, आइन के मुताबिक कर रहा है। जिस तरह से हुकूमत वक्त अभी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात साहब, मरीम औरंगज़ेब साहिबा बड़ा अप्रीशिएट कर रही हैं, वज़ीर कानून साहब बड़ा अप्रीशिएट कर रहे हैं, पूरी PDM इत्तेहाद बड़ा अप्रीशिएट कर रहा है इसको, और यही कह रहा है कि ये जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने बड़ा दलेराना और बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है आइनी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए। क्या इस बहरान का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? और अगर इमरान खान ही जिम्मेदार था तो फिर जो 16-17 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व इमरान खान छोड़ के गया था, जो बाकी सब चीज़ें इस मुल्क में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, कोरोना की बदहाली को बर्दाश्त करने के बावजूद इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क में महंगाई 11 से 12% थी, जो आज 43% से भी इंक्रीज़ कर चुकी है। ये सब के लिए सोचने का वक्त है, और ये अलमिया है हमारे इस मुल्क का कि जिन लोगों को यहाँ पर अब हुकूमत मिली है, जो कहते थे हम तजर्बाकार लोग हैं, हम आएंगे इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे, उस मईशत को ठीक क्या किया कि जो 11-12% महंगाई थी उसको 43% कर दिया गया है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में क्या हालात हो रहे होंगे। मेरे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने का। नाजरीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। रमज़ान करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हुक्मरानों को हिदायत दे और इस मुल्क में अवाम के लिए वो काम करें जो अवाम के लिए बेनिफिशरी हो, और अवाम के हक़ में वो तमाम काम किए जाएँ कि लोगों को मुफ्त आटे के लिए लाइनों में लग के मरना ना पड़े, लोगों को ये सब कुछ ना करना पड़े जो आज लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और जिस तकलीफ़ के अमल से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।